हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज हम लोग इन्वायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी लेकर के आए हैं। तो आई होप आप लोग लास्ट क्लास देख चुके होंगे और आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो और लग रहा है कि हाँ एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम लोग पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले तो बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके बाद फिर बात करेंगे कि इसे कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी होता है कि एक इकोसिस्टम है, या इकोसिस्टम छोड़िए, मतलब कि एक अ, जैसे एक प्लेस है, वहां पे जितने डिफरेंट काइंड के रह रहे हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। मतलब एक एरिया में जितने भी तरह के लाइफ पाए जा रहे हैं, द वेराइटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया दैट मेक अप आवर नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कि जो भी नेचुरल वर्ल्ड क्रिएट करता है, जो लिविंग बींग्स है, वो सारे बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूडेड है। ईच ऑफ दीज स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम। ये जो स्पीसीज हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ काम करते हैं इकोसिस्टम में, लाइक एन इंट्रिकेट वेव, मतलब जैसे एक जाल बनाते हो टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक तरह का जाल बनाते हैं और इकोसिस्टम में एक साथ सरवाइव करते हैं, और इसे ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स हो जाता है लिविंग, लिविंग हो जाता है बायो मीन्स, एंड डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स, की डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि कितने टाइप्स हैं इसके। तो ये तीन तरह के होते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है थ्री कैटेगरीज में। एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में, सेकंड स्पीसीज डाइवर्सिटी में, एंड लास्ट वन इज कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। तो सबसे पहले समझेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वैसे डाइवर्सिटी को कहा जाता है कि जैसे एक स्पीसीज है, मान लिया जाए रोज। तो रोज एक स्पीसीज हुआ, इसके अंदर बहुत टाइप के रोजेस होते हैं, इसमें जीन का फर्क होता है, डिफरेंस ऑफ जीन, जीन डिफरेंस, यही कहलाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द बायोलॉजिकल वेरिएशन, कि इसमें जो चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल वेरिएशन होते हैं, दैट अकर्स विद स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर ही जो चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल वेरिएशन जो आते हैं, उसी को कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्पीसीज टू अडेप्ट व्हेन द इन्वायरमेंट चेंज। और ये जो क्वालिटी है, यही बनाता है स्पीसीज को कि जब अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो स्पीसीज अडेप्ट कर सके खुद को। और ये कब पॉसिबल है, जब जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा। आप देखे होंगे कि हम लोग जिस एरिया में हैं, वहाँ के जो रोजेस होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, और फिर दूसरे एरिया में अगर आप जाएं, वहाँ के जो रोज होते हैं, वहाँ पे आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन नजर आ रहा है, ये किस लेवल पे, जेनेटिक्स लेवल पे, इसीलिए इसे कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज particularly important under rapid environmental change. एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, जैसे बहुत तरह के डॉग्स के ब्रीड्स देखे होंगे कि अलग अलग टाइप के डॉग्स दिखते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रोज फ्लावर। द टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ स्पीसीज और इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। कि जितने भी जेनेटिक डाइवर्सिटी होते हैं एक स्पीसीज में या एक पॉपुलेशन में, उसे ही कहा जाता है जीन पूल। एंड जीन पूल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी अब हम बात करते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो एक इकोसिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, और ये स्पीसीज डाइवर्सिटी यही दिखाता है कि एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज के एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, वो हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी।
Species diversity is defined as the number of different species present in an ecosystem and relative abundance of each of those species. Diversity is greatest when all the species present are equally abundant in the area. और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कब रहेगा जब जितने भी स्पीसीज हैं इकोसिस्टम में वो इक्वली अबंडेंट है, मतलब कि पॉपुलेशन जो उसका हो वो एक जैसा हो। जैसे मान लिया जाए कि ये एक एरिया, ये एक है एरिया और ये हमारा हो गया सेकेंड एरिया। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो है 10 और डियर का जो पॉपुलेशन है वो है 50 एंड अगर देखा जाए फॉक्स का देखा जाए तो ये है 100। तो ये जो दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि इसका पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे डिफरेंस इन स्पीसीज के बीच में बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें जो दूसरा एरिया अगर हम देखते हैं वहां पे है कि लगभग इवननेस टाइप है कि टाइगर का जो है वो है 20 है और डियर का है लगभग 25 के आसपास है एंड फॉक्स का है अगर देखा जाए तो 22 इस टाइप का है। तो ये जो इवेंटनेस दिखा रहा है तो इसमें जो दिखाएगा कि वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करेगा। कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम लोग बात करते हैं तो ये दो इकोसिस्टम के बीच का जो डाइवर्स होता है वो दिखाता है वेरिएशन जो होते हैं। जैसे अगर हम दो इकोसिस्टम का बात करें, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम को ले लें और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ले लें, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाएंगे वो डिफरेंट काइंड के पाए जाएंगे और जो फॉरेस्ट में पाए जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स वो अलग तरह के पाए जाएंगे। तो इस लेवल पे जो डाइवर्सिटी नजर आ रहा है हम लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है इसे ये रखते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर। The diversity found between the animals and plants of one community and the animals and plants of another community is called community diversity or ecosystem diversity. Community diversity is due to change in habitat और community diversity जो हो सकता है वो या तो हैबिटेट चेंज की वजह से हो सकता है या तो उसका जो टाइप ऑफ नीश है, मतलब वहां पे जो अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं उसे नीश कहा जाता है एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये सब रीजन हो सकते हैं कि कम्युनिटी डाइवर्सिटी पे सच एज न्यूट्रिशन साइकिल फूड चेन्स एंड एनर्जी फ्लोज। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके तीन मेथड हैं बायोडाइवर्सिटी मेजर करने के। एक तो है अल्फा डाइवर्सिटी, सेकंड है हमारा बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड जो है वो है गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी जो बात करता है वो एक लोकल एरिया पे बात करता है। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑन लोकल स्केल। ये अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो बात करता है एक लोकल स्केल पे जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उस पे बात करता है। डिस्क्राइबिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब ये डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। विद इन अ फंक्शनल कम्युनिटी, एक फंक्शनल कम्युनिटी में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको दिखाता है कौन, अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्व्ड स्पीसीज diversity within a defined plot or ecological unit such as a pond, a field or a patch of forest। कि अगर हम देखें एक पॉन्ड या एक कोई ग्राउंड में या एक फॉरेस्ट का अगर छोटा सा हिस्सा ले ले, वहां पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा उसको हम जो मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा डाइवर्सिटी। अब बीटा डाइवर्सिटी देखेंगे जब दो स्पीसीज कम्युनिटी के बीच का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बारे में जब डिस्क्राइब करेंगे तो वो इंक्लूड किस में होगा, बीटा डाइवर्सिटी में। जैसे बीटा डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पीसीज कम्युनिटीज, दो स्पीसीज के बीच का। Unlike the other levels of species diversity, the exact interpretation and quantification of beta diversity varies substantially across the studies। मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं कि स्पीसीज के अंदर के बाद तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैंने मेजर ये करता है और बीटा डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को करता है। ओरिजिनली बीटा डाइवर्सिटी वाज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन गामा एंड अल्फा डाइवर्सिटी, कि जो बीटा डाइवर्सिटी है उसे डिफाइन किया जाता है, ये जो रेशियो होता है गामा और अल्फा डाइवर्सिटी के बीच में उसे ही कहा जाता है बीटा डाइवर्सिटी।
गामा और अल्फा का जो रेशियो होता है वो हमारा निकल जाता है बीटा डाइवर्सिटी। अब गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? तो गामा डाइवर्सिटी जो बात करता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे बात करता है, जो ये विद इन लार्जर ज्योग्राफिक एरिया में बात करता है। गामा डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द ओवरऑल स्पीसीज डाइवर्सिटी अक्रॉस कम्युनिटीज विद इन अ लार्जर ज्योग्राफिक एरिया। ये एक यहाँ पे जो बात हो रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, वो बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा है, एक पूरे ज्योग्राफिक एरिया को लेकर के बात हो रहा है। इट इज ऑफन समराइज्ड अक्रॉस बायोजियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट सच एज इको रीजन और कंट्रीज। मतलब एक कंट्री से अगर हम कंपेयर करें यहाँ इस कंट्री से और दूसरे कंट्रीज के डाइवर्सिटी में, तो ये कहलाएगा गामा डाइवर्सिटी। और अल्फा डाइवर्सिटी जैसे हम अपने जो लोकल एरिया में है कि हमारे घर के पास का जो पॉन्ड है उसमें हम जो डाइवर्सिटी देख रहे हैं वो अल्फा डाइवर्सिटी हो गया। फिर उससे बड़े पैमाने पे जाएंगे तो बीटा डाइवर्सिटी हो गया। और अगर हम एक पूरे ज्योग्राफिक एरिया पे डाइवर्सिटी को स्केल मेजर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा गामा डाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि गामा डाइवर्सिटी क्या है। तो गामा डाइवर्सिटी जो है वो प्रोडक्ट है किसका? जिसका अल्फा और बीटा का। क्योंकि अल्फा लोकल हो गया और उससे जो बड़ा हो गया वो बीटा हो गया, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो हमारा निकल आएगा गामा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज कम्युनिटीज, उसके बेसिस पे। ये जैसे कि हमारा S1 जो है वो है टोटल रिकॉर्डेड नंबर ऑफ स्पीसीज इन द फर्स्ट कम्युनिटी। और हम फिर ऐड कर देंगे दूसरे कम्युनिटी जितना भी स्पीसीज रिकॉर्ड हुआ है सेकेंड कम्युनिटी में उसको। और सी जो है वो दिखा रहा है कि कॉमन इन दोनों में क्या है। टोटल कॉमन स्पीसीज जो है ये कॉमन स्पीसीज शो कर रहा है, कॉमन स्पीसीज। तो जो कॉमन स्पीसीज है उसे अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ये जो गामा डाइवर्सिटी है वो एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, हमारा निकल आएगा। अब बात करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्पीसीज इन लैटिट्यूड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो लैटिट्यूड एंड इन माउंटेनियस एरियाज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि जैसे देखिए अगर हम मान, ये हमारा ग्लोब है, तो ये जो हो जाता है इक्वेटर, और उसके बाद ये जो है हमारा लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है। तो जब हम ये इधर से इधर की ओर मूव करते हैं, इधर से इधर की ओर मूव करते हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो जब हम यहाँ से यहाँ की ओर आते हैं तो क्या होता है कि स्पीसीज डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। ये पोल रीजन होता है। पोल रीजन में बहुत कम डाइवर्सिटी होती है, बहुत कम एनिमल्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस दिखा रहा है पोल टू इक्वेटर, यही हमारा कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज इन एरिया विद फेवरेबल इन्वायरमेंट। और जो स्पीसीज के नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं अगर उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले तो यहाँ वाला जो एरिया होता है, इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? तो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस दैट सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये लाइफ जो हमारे अर्थ में है उसको सपोर्ट करता है। इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी हैं। ह्यूमन जो होते हैं ऑब्टेन्स फूड, फ्यूल, शेल्टर एंड मेडिसिन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमंस जो हैं वो फूड लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और दवाई लेते हैं इस बायोडाइवर्सिटी से। हेल्दी सॉइल इज डाइवर्स। बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर हेल्दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे हेल्दी प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेस बायोडाइवर्सिटी मीन्स मोर जूनोटिक डिजीज। अब जूनोटिक डिजीज क्या होता है? तो जूनोटिक डिजीज होता है जो कि बोल सकते हैं जो एनिमल्स स्प्रेड डिजीज, स्प्रेड डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, तो ये कहलाता है जूनोटिक डिजीज। जो एनिमल स्प्रेड करता है डिजीज ह्यूमन में। तो अगर बायोडाइवर्सिटी कम रहेगा तो जूनोटिक डिजीज जो होगा वो ज्यादा होगा। बायोडाइवर्सिटी कीप्स द प्लेनेट लाइवेबल।
बायोडाइवर्सिटी जो है इसको लाइवेबल बना के रखा प्लेनेट को। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट आवर इकोसिस्टम, और बायोडाइवर्सिटी ही है जो हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अब बायोडाइवर्सिटी में थ्रेट्स क्या क्या है? तो क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पीसीज एंड एपिडेमिक्स, मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इस पे असर पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो अगर अचानक से क्लाइमेट में बदलाव आने लगे तो एनिमल्स जो होते हैं वो अडेप्ट जल्दी नहीं कर पाते, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, अगर जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अगर हम अ, उसके हैबिटेट प्लेस को अगर हम डिग्रेड कर दें, नुकसान पहुंचाए, तो फिर वो क्या होगा कि वहां पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ये भी खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। अगर इन्वेसिव स्पीसीज, ऐसा कोई स्पीसीज जो बहुत तेजी से बढ़े और वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं हो, तो ये भी थ्रेट्स कॉज करेगा। एंड अगर हम कोई भी स्पीसीज का ओवर एक्सप्लोटेशन कर लें तो ये भी कॉज करता है थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेजर। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहें तो किससे कर सकते हैं? तो इसके लिए दो मेथड होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में होता है कि उसका ये जैसे कि ऐसा कंजर्वेशन जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स है वहीं पे उन्हें कंजर्व कर लिया जाए, कि उनके ऑन हैबिटेट में। और एक्स सीटू में क्या होता है कि इसे फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है, उसके जो नेटिव प्लेस से हटा करके दूसरे जगह पे ला करके उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाया जाता है और वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसे देखिए, इन सिटू कंजर्वेशन में आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रुप्स एंड लैक्स, कम्युनिटी सेंटर एंड प्रिजर्वेशन वेयर हाउस, ये सब जो है वो आ जाते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में। और एक सिटू कंजर्वेशन में हम लोग जैसे अभी बात की कि उसको फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है, तो जैसे सीड बैंक हो गया, ये सीड कोई ऐसा जगह जहाँ पे हम सीड को कलेक्ट करके रख रहे हैं उसे कहा जाता है सीड बैंक। फिर हो गया जीन बैंक, जहाँ पे जीन कलेक्ट करके रखा जा रहा है। क्रायोजेनिक प्रोटेक्शन एंड बॉटनिकल गार्डन में यहाँ पे प्लांट्स को ऐसा कोई प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट होने वाला हो या इंडेंजर्ड में हो, उसे क्या किया जाता है कि गार्डन में ला करके रखा जाता है। तो बॉटनिकल गार्डन हो गया, ट्री पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, जू हो गया। जू में देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स ला करके रखे हुए होते हैं। तो ये सब जो हो गया कि ये इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वैसा हैबिटेट क्रिएट किया गया और वहां पर ला करके रखा जा रहा है, तो ये हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इन सीटू कंजर्वेशन में होता है कि उसका वो खुद का नेचुरल हैबिटेट है, लेकिन उसे ही उस एरिया को ही कंजर्व कर दिया जा रहा है, तो ये हो गया इन सिटू कंजर्वेशन। अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क को, सेंचुरीज को। तो इन सिटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि जिसे हम नेचुरल हैबिटेट में उसे कंजर्व करें वो कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन मतलब अंदर। नेशनल पार्क पहला है हमारा, नेशनल पार्क हो जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो नेशनल पार्क होता है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का इन सिटू मेथड है। द नेशनल पार्क्स आर द प्रोटेक्टेड रीजन्स वेयर नो इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन टेक्स प्लेस एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पसेस। कि नेशनल पार्क ऐसा जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये एक प्रोटेक्टेड रीजन है, और यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, बस उन्हें ही अलाउ किया जाता है। जैसे अगर कोई एजुकेशनल पर्पज से जा रहा हो या फिर रिसर्च पर्पज से जाना चाहता हो तो उन लोग को अलाउ किया जाता है, अदरवाइज वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक एक्ट बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बना है। empowers the states to declare any natural ecosystem rich in biodiversity as a national park। कि इस एक्ट के तहत बोला गया कि कोई भी स्टेट जहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो उसे कन्वर्ट किया जाए नेशनल पार्क में। एंड इंडिया हैज a total 94 national parks based on the 2005 सर्वे। 2005 के आधार पर 94 नेशनल पार्क था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैज इंक्रीज टू
105 एज ऑफ मई 2019। और अब हम अगर रिसेंट का बात करें इन 2025 अभी का बात करें रिसेंट, तो हमारा कितना है, 106 नेशनल पार्क है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अभी जो टोटल है वो है 106 नेशनल पार्क, और न्यू जो है वो है असम में नया नेशनल पार्क बना हुआ है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वेयर देयर इज सफिशिएंट बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल अबंडेंस ऑफ fauna flora, it is then that area is declared a wildlife sanctuary। कि कोई ऐसा एरिया, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत कहा गया है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल फौना और फ्लोरा, फौना मतलब ये प्लांट्स हो गया, फ्लोरा मीन्स एनिमल्स, तो जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स ज्यादा हो और कोई ऐसा एरिया है तो उस एरिया को डिक्लेयर कर देना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और 2019 तक में जो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वो 551 था, और अभी जो है रिसेंटली ये हो गया है बढ़ करके 2025 में है ये 573 है। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बर्ड सेंचुरी का। तो बर्ड सेंचुरी एन एरिया ऑफ लैंड इन विच बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज्ड टू ब्रीड। एक ऐसा एरिया जिसे बर्ड्स के लिए प्रोटेक्ट किया जा रहा हो और वहाँ पे इन ब्रीड को इनकरेज करता हो। फर्दर इट प्रमोट्स द सर्वाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दिस बर्ड्स, तो उसे कहा जाता है बर्ड सेंचुरीज। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। Community reserves and conservation reserves were added by the 2002 amendment to the Wildlife Protection Act 1972. Conservation reserve and community reserve in India are terms denoting protected areas of India which typically act as buffer zones or connectors and migration corridors between established national parks, wildlife sanctuaries and reserved and protected forests of India। ये 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया 1972 के एक्ट में, और इसमें कहा गया कि बफर जोन बनाया जाए। जैसे कोई ऐसा जोन है जहाँ ये कनेक्टर हो दो बायोडायवर्सिटी के बीच में या दो नेशनल पार्क के बीच में, या फिर माइग्रेशन कॉरिडोर्स हो दो नेशनल पार्क के बीच में, तो वहां पे ये कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। और नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रोव्स ऑफ इंडिया। तो ये है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसा वेजिटेशन मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पे कि बहुत सारे प्लांट्स हो और वो किसी धर्म के लिए आस्था का प्रतीक हो, उस वहां पे उसे पूजा जाता हो, तो इसे कहा जाता है सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग बात करें तो सरना जो होता है वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं उन पेड़ पौधों को, और ये होता है संथाल लोग में। तो ये भी जो आता है वो सैक्रेड ग्रुप्स में आता है। तो सैक्रेड ग्रुप्स आर एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ पीपल्स फेथ, मतलब कि जो लोगों का जो फेथ है, बिलीव है एंड देयर नेचुरल अटैचमेंट की वजह से। According to the IUCN, sacred groups are a form of natural worship. Under this forest of natural and cultural importance, natural vegetation it is are conserved। ये मतलब कल्चरल इंपॉर्टेंस है, लोगों का फेथ हो या फिर नेचुरल अटैचमेंट की वजह से कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाया जा रहा है उसे कंजर्व किया जाता है। दिस एरिया इज डेडिकेटेड टू द लोकल फोक कल्चर। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, और ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, कोस्टल एरियाज में एंड सेंट्रल प्लेटू एंड वेस्टर्न डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे जो ट्राइबल्स पाए जाते हैं उनके लिए ये सब जो है बहुत एरिया जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन में, कि जो इसको ट्रांसफर किया जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर उसको ले जा करके उस स्पीसीज को बचाया जा रहा हो, कंजर्व किया जा रहा हो, तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अवे फ्रॉम द लोकेशन वेयर इट इज फाउंड, कि मतलब वो जहाँ पाया जाता है उससे उसका जेनेटिक मटेरियल को वहां से ट्रांसफर करके अलग जगह पे ले जा करके रखना।
पहला इसमें आ जाएगा बॉटनिकल गार्डन। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन एज द प्लांट्स आर कंजर्व्ड अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। बॉटनिकल गार्डन में होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करके दूसरे जगह पे कंजर्व किया जाता है, वहां एक गार्डन बनाया जाता है, तो उसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। इट प्रिजर्व दोज प्लांट्स विच आर इंडेंजर्ड, कि वैसे प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है जो इंडेंजर्ड हो, मतलब कि खतरे में हो, विलुप्त होने वाले हो, इन्हें वैसे प्लांट्स को इंडेंजर्ड प्लांट्स कहा जाता है, या कोई ऐसा एनिमल जो विलुप्त होने वाला हो उसे इंडेंजर्ड कहा जाता है। इट हेल्प अस टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ने के लिए हेल्पफुल होता है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज होता है। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। तो कुछ इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है, जैसे लाल बाग है, जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन है, झांसी बॉटनिकल गार्डन है, नरेंद्र नारायण पार्क है, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन है। फिर इसी तरह से दूसरे नंबर पे है जू। तो अंडर द सिटू कंजर्वेशन मेथड इन जू, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड क्रिएचर्स आर केप्ट इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट आर अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जू में चिड़ियाघर जैसे आप लोग गए ही होंगे, वहां पे हर एक तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और वो वैसे होते हैं जो रेयर होते हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं। वैसे एनिमल्स हो, चाहे वहां पे सारे टाइप्स के रखे जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी क्रिएचर हो, तो इन्हें इनके लिए आर्टिफिशियल हैबिटेट रेडी किया जाता है, और जो कि उसके नेचुरल हैबिटेट से काफी दूर होता है। हेयर लार्ज एंड बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट एनिमल्स आर केप्ट एंड कंजर्व। जूस इंश्योर इंक्रीज इन द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स। और जू में, चिड़ियाघर में, ये इंश्योर किया जाता है कि जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो ब्रीड कर सकें, रिप्रोडक्शन रेट को अपना इंक्रीज कर सके, तो इसके लिए जो बढ़ावा दिया जाता है वो जू में दिया जाता है। The Central Zoo Authority was established under the Indian Wildlife Protection Act 1972 for the conservation and care of animals. Its main work is to manage zoological park. ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया गया है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि मैनेज करना जूलॉजिकल पार्क को। नेक्स्ट जो है वो है जीन बैंक। जीन बैंक, जीन बैंक्स आर अ टाइप ऑफ बायो रिपोजिटरी विच प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये एक रिपोजिटरी जगह है जहाँ पे ये जीन्स को प्रिजर्व किया जाता है। अ कलेक्शन ऑफ सीड प्लांट्स, टिश्यू कल्चर are potentially useful species, especially species containing genes or significance to the breeding of crops। मतलब यहाँ पे कुछ सी प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करके रखा जाता है या टिश्यू कल्चर किया जाता है, और कोई जो यूजफुल स्पीसीज होते हैं या उन्हें यहाँ पे कल्चर करवाया जाता है और ब्रीडिंग करवाया जाता है क्रॉप्स का। प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन अ जीन बैंक इज प्रिजर्व्ड एट -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन एज मेच्योर सीड ड्राई और टिश्यू मेरिस्टेम। In animals, the freezing of a sperm and eggs in zoological freezers। तो ये इसी को कहते हैं जीन बैंक, जहाँ पे लोग आजकल स्पर्म एंड एग्स को भी फ्रीज करवा के रखते हैं एनिमल्स में। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेंटेन करता है बायोलॉजिकल सैंपल इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर। मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर, ऑलमोस्ट वन -156 डिग्री सेल्सियस, इतना लो टेम्परेचर में इसे रखा जाता है। और जो कंसिडरेबल पीरियड एंड इज यूज टू प्रिजर्व द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, और बहुत ही लो टेम्परेचर में इसे प्रिजर्व किया जाता है, उसे ही कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। The Biosphere Reserve Program was launched by UNESCO। यूनेस्को एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया था बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन 1971 अंडर इट्स मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप। मैप एक प्रोग्राम है जिसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1986। 1986 में ये लॉन्च हुआ था। Under this, a network of protected areas has been prepared for the conservation of biodiversity, in which ये हो जाएगा 106 नेशनल पार्क, एंड ये 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो ये रिजर्व, ये भी बढ़ गया है, 50 टाइगर रिजर्व नहीं है, ये 58 टाइगर रिजर्व हो गया, एंड ये 33 एलिफेंट रिजर्व सेंटर है जो कि क्रिएट किया गया इसके तहत।
India's rich biodiversity has given a variety of culture and ethnic diversity. कि इंडिया जो है वो बहुत ही इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही वैरायटी ऑफ कल्चर एंड एथनिक डाइवर्सिटी है जो कि देता है। और यहाँ पे इतने सारे नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है एंड 58 टाइगर रिजर्व एंड 33 एलिफेंट रिजर्व है जहाँ पे ये सब को कंजर्व किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है जिसमें से कि 12 है जो यूनेस्को में शामिल है। तो देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा है, अरुणाचल प्रदेश देहांग देवांग मानस असम, डिब्रू सैखोवा असम, नोकरेक मेघालय, पन्ना एमपी, पंचमढ़ी है एमपी में, अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़, कच्छ गुजरात में। ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का। सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्य मलाई कर्नाटक, तमिलनाडु केरला में है, नीलगिरी तमिलनाडु और केरला में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वैसा रीजन है जहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है। मेनी इंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है मतलब ऐसे इंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज को कहा जाता है जो कि यहाँ के अलावा और कोई वर्ल्ड में कहीं भी वैसा स्पीसीज ना मिले उसे एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज, और बहुत सारे थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। और इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो 4 है और पूरे वर्ल्ड में जो है वो 36 हॉट स्पॉट रीजन है वर्ल्ड में, और जिसमें कि 4 जो है वो इंडिया में लोकेटेड है और वो है द हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन एंड वेस्टर्न घाट एंड सुंडालैंड रीजन। तो ये कुछ 4 रीजन्स हैं। Next, Himalayan hotspot. The eastern Himalayan hotspot region is spread over the northeast part of India, south central and eastern Nepal and Bhutan। ये यहाँ तक फैला हुआ है जो हिमालयन हॉटस्पॉट है। ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर, कि रेनफॉल और टेम्परेचर के कंडीशन में यहाँ जो फेवरेबल कंडीशन की वजह से यहाँ पे इंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रीज पाए जाते हैं, फ्लोरा इज फाउंड हियर, मतलब एनिमल्स पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं इस जगह पे हिमालयन हॉटस्पॉट में। ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफी रीजन, द हिमालयन माउंटेन्स आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Of the estimated 10,000 species of plants in the Himalayan hotspot, about इतना जो है endemic है as are 71 genera. The largest family of flowering plants in the hotspot is the Orchidaceae with 750 species. The hotspots support globally significant populations of several large mammals, including the endangered tiger and Asian elephant, along with smaller mammals and birds. ये सब जो है हिमालयन हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट जो है ये किस पार्ट को कवर करता है? तो ये जो पार्ट है वो इंक्लूडिंग है ईस्टर्न इंडिया, जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आता है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, साउथ मोस्ट चाइना, मोस्ट ऑफ म्यांमार, मोस्ट ऑफ थाईलैंड एंड ऑल ऑफ कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। तो ये वाला जो एरिया है उसे कहते हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। द हॉट स्पॉट इज सराउंडेड बाय हेवली फॉरेस्टेड एरियाज। जो ये हॉट स्पॉट जो होते हैं वो बहुत ही हेवली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, बट ड्यू टू इन्वायरमेंटल imbalance एंड ह्यूमन encroachment, these forest areas are shrinking। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से और ह्यूमन का इंक्रोचमेंट मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ये फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं, आई मीन छोटे होते जा रहे हैं। मेनी प्राइमेट स्पीसीज लाइक monkeys, langur and gibbons are found in this area and fresh water turtle species are found in large numbers। प्राइमेट स्पीसीज जो है वो जैसे मंकी हो गए, लंगूर हो गए एंड गिबॉन्स हो गए, ये इस एरिया में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज भी पाए जाते हैं। जिंजर इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे जो है जिंजर जो है वो एंडेमिक स्पीसीज है इस रीजन का एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर। द इंडेंजर्ड वाइट
eared night heron, ये जो हेरोन है, ग्रे क्राउंड रोसेस एंड ऑरेंज नेट पैटरीज स्पीसीज आर इंडेमिक है। ये सब इंडेमिक स्पीसीज है यहाँ के, जो कि बहुत ही एक्सटिंक्शन वाले लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे द वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट रीजन। दिस हॉटस्पॉट एरिया एक्सटेंड टू द हाईलैंड्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। साउथ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है ऊंचाई वाला, उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट रीजन। द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया आर मोस्टली माउंटेनियस रीजन। तो ये जो ज्यादातर है वो पहाड़ी इलाका है। ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फाउना का एनरिचमेंट है। अबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड है। अबाउट 6,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड है एंड लार्ज पॉपुलेशन रिसाइड्स इन दिस एरिया। यहाँ पे बड़े बड़े पॉपुलेशन इस रीजन में पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट 6,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है यहाँ पे। सम स्पेशल स्पीसीज हैं जैसे कि एशियन एलिफेंट है, नीलगिरी ताहर है, इंडियन टाइगर है, लायन टेल्ड मंकी है, जायंट स्क्विरल है, यहाँ पे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट रीजन में। फिर अगला है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट। The Sundaland hotspot region extends to the western part of the Indo-Malayan archipelago located in Southeast Asia. The United Nations declared the Sundaland hotspot area a World Biosphere Reserve in 2013. इसे अब वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट fauna and flora are found in this area from natural point of view. Special species like coral, whale, dugong, turtle, crocodile fish यहाँ पे पाए जाते हैं। Biodiversity is being greatly affected due to over exploitation of marine resources. यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मरीन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन किया गया है। अब हॉट स्पॉट हम लोग देख लिए, अब हॉट स्पॉट देख लिए। ये हॉट स्पॉट जो बोला जाता है, जो ओशियन रीजन होता है वहां पे जो कंजर्व किया जाता है, उसे कहा जाता है हॉट स्पॉट। अ हॉट स्पॉट इज एन एरिया ऑफ द ओशियन वेयर इंपॉर्टेंट मरीन फ्लोरा, जो समुद्री फ्लोरा एंड फौना होते हैं, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन किया जाता है अंडर वाटर, उसे कहा जाता है हॉट स्पॉट। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट वाज प्रपोज्ड इन 2009 बाय renowned American marine scientist डॉक्टर सिल्वियल अर्ले। तो इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल यूनियन आईयूसीएन के द्वारा अंडर मिशन ब्लू। मिशन ब्लू के तहत ये प्रपोजल दिया गया था 2009 में। विद द एडिशन ऑफ 14 न्यू हॉप स्पॉट इन सितंबर 2016, द टोटल नंबर ऑफ हॉप स्पॉट इज 76 एट प्रेजेंट। अभी जो करंट है वो 76 है हॉप स्पॉट टोटल। अंडर मिशन ब्लू के तहत a target has been set to conserve 20% of marine area by the year। इतना इतना में ये टारगेट लिया गया था कि 20% मेराइन एरिया को कंजर्व किया जाएगा। Efforts are being made for the conservation of animals in India। इंडिया में कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं? तो इन 1973 कंजर्वेशन एफर्ट्स वेर स्टार्टेड टू सेव द स्पीसीज ऑफ इम्पोर्टेंट एनिमल्स दैट आर गेटिंग एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ये 1973 में कंजर्वेशन एफर्ट शुरू किया गया और ऐसे स्पीसीज का किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मतलब बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाले थे। अंडर दिस फास्ट डिसअपियरिंग स्पीसीज आर बीइंग कंजर्व्ड बाय क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया। और जो बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से जो स्पीसीज डिसअपियर हो रहे थे, उन लोगों को कंजर्व किया गया। और इसके लिए बहुत तरह का प्रोजेक्ट चलाया गया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, ग्लोबल टाइगर फोरम स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसका कैंपेन शुरू हुआ था हाथी मेरे साथी एंड एलिफेंट कॉरिडोर। फिर गैंडिस डॉल्फिन का प्रोजेक्ट चलाया गया, सी टर्टल प्रोजेक्ट चलाया गया एंड वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट में ये कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए, अब वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। कि ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ये वाला हो जाता है। ये इधर वाला जो रीजन है, ये वाला जो है ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। और इधर का जो रीजन है ये थोड़ा टूटा फटा कटा है, ये ईस्टर्न घाट है। तो ये यहाँ पे ये कुछ इस तरह का होता है, ये यहाँ पे आकर के जुड़ता है। तो ये वही बोल रहा है कि इसका कौन सा गुड लिंक है बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये जो है ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है और ये इसका कनेक्टिंग लिंक है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ यू वांट टू सी एलिगेटर्स, अगर आप एलिगेटर्स देखना चाहेंगे इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वो भी नेचुरल हैबिटेट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, तो कौन सा प्लेस होगा जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो है चंबल रिवर जो है यहाँ पे एलिगेटर्स पाए जाते हैं। अगर नेचुरल हैबिटेट में एलिगेटर्स देखना हो तो चंबल रिवर में देख सकते हैं। Next question is, the most important aspect of biodiversity is food, medicine, industrial use और discharge of ecosystem। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following first used the word biodiversity, कि कौन सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किए थे। तो सबसे पहले जो यूज किए थे वो थे वॉल्टर जी रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बायोडाइवर्सिटी चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी कब चेंज होता है। तो मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर की ओर मूव करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जब हम इक्वेटर की ओर मूव करते हैं, इधर से इधर, पोल से जब हम इक्वेटर की ओर मूव करते हैं तो ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज, तो ये चेंज हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। बाकी के ऑप्शन में बोला जा रहा है डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ना कि डिक्रीज होता है। रिमेन्स द सेम ऑन अर्थ, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मूव टुवर्ड्स द पोल्स, तो ये नहीं, यहाँ पे ये जब पोल्स की ओर हम मूव करेंगे इक्वेटर से तो ये चेंज होगा, लेकिन ये डिक्रीज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये इंक्रीज को लेकर के मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोडाइवर्सिटी इज, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो सम ऑफ इंटायर स्पीसीज, इंटायर जीन्स एंड इंटायर इकोसिस्टम्स है। तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वो सही होगा। अगला सवाल जो है वो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, किस जगह पे ये पाया जाता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है ये पाया जाता है जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हेन इज बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, तो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। इसे ध्यान में रखिएगा कि ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया हमारा 1973 में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा है, गैवियलिस मतलब कि घड़ियाल इज फाउंड इन अबंडेंस इन, कि ये कहाँ पे पाया जाता है। गंगा में, गोदावरी में और कृष्णा में या कावेरी नदी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ऑपरेशन कचप्पा इज एन एनजीओ इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, ये एक ऑपरेशन चलाया गया था जो कि एनजीओ इनिशिएटिव है, मतलब एनजीओ के तहत था। तो ये किसके प्रोटेक्शन के लिए था। तो ये जो था वो था सी टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएट एक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि हिमालयस है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट है, तो जो विंध्य है वो नहीं है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, की जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पे पाया जाता है। टुंड्रा में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इंडिया के इसमें से कौन सा एरिया को बायोडाइवर्सिटी के टर्म में हॉट स्पॉट कहा गया है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी जो है गैंगेटिक प्लेन, ऑप्शन सी सेंट्रल इंडिया एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसे, इस एरिया को हॉटस्पॉट के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंट द हॉट स्पॉट फाउंड इन इंडिया आर, कि हॉट स्पॉट जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इन्वायरमेंट के रेफरेंस में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं ये ईस्टर्न हिमालय रेंज और वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज बायोडाइवर्सिटी रिलेटिवली रिच, कि किस जगह पे बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो रिच होगा। तो ट्रॉपिकल रीजन में, पोलर रीजन में, या टेम्परेट रीजन में, या फिर ओशियन में। तो जो बायोडाइवर्सिटी रिच होगा वो हमारा होता है ट्रॉपिकल रीजन में, और ये इक्वेटर के आसपास का रीजन है जो कि बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किस जगह पे देखा जाता है? इन कश्मीर वैली, इन द साइलेंट वैली, इन सुरमा वैली, इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो पाया जाता है इन द साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड द कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू, ये कोई दो रिपोर्ट है गोडगिल एंड कस्तूरी रंगन। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ऑप्शन बी है गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी इज बाय कनेक्टिंग रिवर, एंड ऑप्शन डी इज फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये जो रिलेटेड है वो है किससे रिलेटेड? प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ये रिपोर्ट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इंसिटू मेथड फॉर प्लांट कंजर्वेशन, तो इनमें से कौन सा है जो इंसिटू मेथड नहीं है प्लांट कंजर्वेशन के लिए? तो बायोस्फीयर रिजर्व तो हमारा इंस्टीट्यूट में आता है, बॉटनिकल गार्डन जो है ये एक सिटी में आता है। तो आंसर जो जाएगा यही हो जाएगा। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे इंस्टीट्यूट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क्स इज मेंटेन्ड बाय, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो नेशनल पार्क में मेंटेन किया जाता है तो वो किस मेथड से किया जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है बाय इन सिटू कंजर्वेशन, एंड ऑप्शन बी जो है बाय एक्स सिटू कंजर्वेशन बाय जीन पूल, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं अभी डिस्कशन किए डिटेल में कि नेशनल पार्क जो होता है वो हमारा कैसा होता है इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू, कि रेड डेटा बुक जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो रिलेटेड है ये है ऐसे एनिमल्स से जो कि एक्सटिंक्शन वाले जोन में जा चुके हैं। उनके लिए ये लिस्ट बनाया जाता है कि कैटेगराइज किया जाता है कौन इंडेंजर्ड है, कौन थ्रेटेंड है। तो वैसे ही उस लिस्ट को रेड डेटा बुक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, फ्रॉम एनिमल सफरिंग फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट, की ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक को जारी करता है? तो ये IUCN है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू बी डन, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था वो कब पास हुआ था? तो ये जो पास हुआ था 2002 में पास हुआ था। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, क्या मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन का? तो वो है रेसिडेंशियल पॉल्यूशन, इंक्लूजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज, ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। अगर हम किसी का जो नेचुरल हैबिटेट है उसे ही खत्म कर दें तो क्या होगा? वो पूरा स्पीसीज ही गायब हो जाएगा। The Himalayan mountain region is extremely diverse in terms of species diversity. Which of the following reason is true for this condition? कि जो हिमालयन माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। और उसका क्या रीजन है कि किस कंडीशन की वजह से ऐसा है कि हिमालयन माउंटेन रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डाइवर्स है स्पीसीज डाइवर्सिटी के मामले में। ऑप्शन ए जो हमारा है वो बोल रहा है कि देयर इज मोर रेनफॉल हेयर विच प्रोमोट्स abundant vegetation growth and also aquatic life gives। ऑप्शन बी जो है वो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन। ऑप्शन सी जो हमारा है फॉरेनर्स एंड इन्वेसिव स्पीसीज डू नॉट एंटर दिस एरिया एंड देयर इज लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन हेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा कि इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन।
ये जो अलग अलग बायोजियोग्राफिकल रीजन है वहां पे मतलब ये एक जगह पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, इसीलिए ये वाला जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। ब्रह्मा कमल इज फाउंड नेचुरली इन, ये जो स्पीसीज है ब्रह्मा कमल, ये किस जगह पे पाया जाता है? काजीरंगा फॉरेस्ट में, नीलगिरी फॉरेस्ट में, साइलेंट वैली में, और इन द वैली ऑफ फ्लावर में। तो ये जो पाया जाता है इन द वैली ऑफ फ्लावर में पाया जाता है। और इन द वैली ऑफ फ्लावर जो है ये सिचुएटेड है कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में साइलेंट वैली है केरला में। काजीरंगा जांजैम है असम में। नीलगिरी फॉरेस्ट ये तमिलनाडु एंड केरल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वेजिटेशन इज मोर वाइड स्प्रेड इन इंडिया। तो जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा कहाँ पर है? तो ये इसके लिए फेमस है सुंदरवन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल टाइगर्स ऑफ सुंदरवन आर, कि जितने भी टाइगर हैं सुंदरवन से वो गुड स्विमर हैं, कैनिबल्स हैं, फिश एंड एक्वाटिक हेर्बीवोर हैं, या ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव हैं? तो ये है सारे के सारे हैं, ये गुड स्विमर भी हैं, कैनिबल्स भी हैं, और फिश एंड एक्वाटिक हेर्बीवोर भी हैं। Next question is a person who has been living in the forest for at least 25 years. They have right over that forest land and the things that grow in it. By whom is the mandate been given? कि कोई ऐसा पर्सन जो 25 साल से फॉरेस्ट में रह रहा हो और वहां पे कुछ उगा रहा हो वहां की जमीन पे, तो वो उसका हो जाएगा। तो ये किसके तहत कहा गया है? तो ये जो बोला गया है ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर कंट्री इज कोल्ड डेजर्ट, कि किसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लद्दाख को। डेजर्ट ओक is the name of a tree whose roots go deep into the ground until they reach water. डेजर्ट ओक जो है ये नेम एक ट्री का नाम है जिसका रूट जो होता है वो बहुत ही अंदर तक जाता है, जब तक कि वो पानी में पहुंच न जाए। द डेप्थ ऑफ द रूट्स ऑफ दिस ट्री इज अबाउट 30 टाइम्स द हाइट ऑफ दिस ट्री, और इसका जो रूट का डेप्थ होता है वो लगभग 30 टाइम्स ज्यादा होता है उसके ट्री के हाइट से। वेयर इज दिस ट्री फाउंड, और ये जो ट्री है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये ट्री जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हम लोग का जो है वो खत्म होता है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो और आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए फायदेमंद लगा हो। तो देखते रहें क्लासेस को और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।